एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा, एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। आज हमारे एपिसोड में इस कथन की 100% पुष्टि हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है आप इस एपिसोड को ध्यान से देखें। आज हमारे साथ हैं श्री अविनाश भारती। अविनाश जी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा मुजफ्फरपुर से की है और उसके बाद फिर ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली चले गए और वहाँ इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में बीए किया है, बीए ऑनर्स 2007 में, और फिलहाल ये बेंगलोर में कार्यरत हैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर। तो हम विशेष जानकारी इनसे ही लेंगे, इनके विशेष परिचय के बारे में। चलिए हम मिलते हैं अविनाश जी से। अविनाश जी, आपका स्वागत है। तो हम चाहेंगे कि पहले आप यहाँ तक की जीवन यात्रा के बारे में बताएं, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम अविनाश भारती है, जैसा कि आपने बोला। मेरा जीवन यात्रा ऐसे कि मैं स्कूलिंग जो था मेरा मुजफ्फरपुर बिहार में, मेरा गांव घर वहीं है, मुजफ्फरपुर का हूँ मैं वासी, और वहीं से स्टार्ट हुआ। और मेरा बोर्ड एग्ज़ाम मैंने वहीं से शांति निकेतन आवासीय विद्यालय से किया। मैंने 10th वहीं से किया। फिर +2 मैंने बिहार इंटरमीडिएट कॉलेज से किया। उसके बाद मैं पटना गया तैयारी करने मेडिकल एग्जामिनेशंस का। आई वाज लाइक होपफुल टू फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो पटना में मैं गया, वहाँ पे मैं पीजी में रह के तैयारी कर रहा था और मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोग भी मेरे साथ थे उस पीजी में। तो वहीं एक्चुअली वो जो टर्म था ना, वो जो टाइम था, वो एक काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट भी था मेरे लाइफ का। बिकॉज मैं कोचिंग जा रहा था, क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा था, फिर फॉर्म भर रहा हूँ। नॉर्मल जैसा उस समय का दौर था, 2001 to 2003 का दौर था, जब आदमी मतलब 12th करने के बाद 2 ही जो ऑप्शन खुला रहता था, या तो मेडिकल की तैयारी करेगा नहीं तो इंजीनियरिंग का तैयारी करेगा, और फिर उसी के अनुसार उसी में उसी तरफ आदमी प्रेरित होकर चलने लगता है आगे। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक सजेशन दिया कि आजकल फॉरेन लैंग्वेज का भी बहुत ही डिमांड है मार्केट में, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट है, अभी डिमांड में है और बहुत लोग को जानकारी नहीं है इसके तहत। सो यू कैन ऑप्ट दिस एज योर कैरियर। तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट लगा जानने को कि यार थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मैं देखता हूँ कि ऑप्ट करके कि क्या है क्या नहीं। मैं थोड़ी सी जानकारी लेना शुरू किया तो दिखा कि कैरियर अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने का स्कोप है, और मतलब कम खर्चे में, अगर इफ़ आई हैव द कैलिबर, अगर मेरे में पोटेंशियल है, मेरे में कैलिबर है। अब मैं JNU जैसे इंस्टीट्यूट जो इंडिया का उस समय रेपुटेड यूनिवर्सिटी, अभी भी रेपुटेड यूनिवर्सिटी में आता है, अगर मैं वो एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लूँ देन मेरा एक कैरियर पाथ, एक कैरियर ऑप्शन मेरा खुल जाता है, जो मुझे आगे वाले रास्ते की ओर अग्रसर करता है। तो मैंने वही सोच के मैंने थोड़ी सी जानकारी ली और मैंने फॉर्म भर दिया। मैंने 3 लैंग्वेज ऑप्ट किया। मेरा पहला था फ्रेंच, सेकंड था जर्मन और थर्ड था जापानीज़। और उनका कट ऑफ होता है, JNU एंट्रेंस आप दोगे तो आप लैंग्वेज के लिए अगर फॉर्म भरते हो तो आप उसमें 3 लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो, और हर लैंग्वेज का अपना कट ऑफ मार्क होता है, जिससे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्कोर करोगे उस अनुसार आपको वो प्रेफरेंस मिलेगा कि आपका सेकेंड प्रेफरेंस है या फर्स्ट प्रेफरेंस है, उस अनुसार मिलेगा। तो मैंने कैजुअली मतलब जस्ट कि चलो लेट्स ट्राई दिस आउट, ये कंसेप्ट में मैंने एग्जामिनेशन मतलब फॉर्म भर दिया। एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया, आई गॉट द एडमिट कार्ड। मई में एग्ज़ामिनेशन था, वो मई में मैं वो गर्मी में, मुझे वो भी जर्नी याद है। मैं JNU दिल्ली गया, दिल्ली RK पुरम में मेरा सेंटर पड़ा था, वहाँ पे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया। एंड मैं एग्ज़ामिनेशन दिए जा रहा था और मेरा मतलब 2 आवर्स का ड्यूरेशन था। वो 2 आवर्स के बाद ही मेरा पेपर खत्म, मतलब मैं लिखे जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि GK GS मेरा शुरू से रुचि रहा था। जब स्कूलिंग टाइम से मैं थोड़ा सा GK GS के प्रति थोड़ा सा अगर प्रेरित रहा तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो रिलेटेड टू डैट ही क्वेश्चंस थे, तो मैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि मेरा एग्जामिनेशन डिसेंट जा रहा है, कॉन्फिडेंस अंदर आ रहा था। लेकिन
बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे जो तुरंत देख के निकल जा रहे थे। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया कि भाई ऐसा कैसे है, मतलब लोग एग्जामिनेशन दे के निकल रहे हैं, मेरा अभी तक पेपर ख़त्म भी नहीं हुआ। बट या स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस वाला कंसेप्ट था। और फाइनली जब अगस्त में रिज़ल्ट आउट हुआ, आई वॉज मीन्स पहला मेरा ऑप्शन था फ्रेंच। एंड वो मैं उस समय इंटरनेट का ज़माना था, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, तो साइबर कैफ़े जाना पड़ता। अभी तो हर घर में इंटरनेट है, लेकिन उस समय साइबर कैफ़े जाके और अमाउंट पे करके हमें आधा घंटे का या 1 घंटे का स्लॉट बुक करके इंटरनेट यूज़ करना होता था। तो मैं साइबर कैफ़े गया, वहाँ पे इन्होंने रिज़ल्ट के लिए मैंने बताया कि चेक करो। मैं 1 वीक से फॉलो अप कर रहा था, क्योंकि 1 वीक पहले अनाउंसमेंट होने वाला था, लेकिन होने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर वहाँ पे उन्होंने स्क्रॉल किया तो पहला लैंग्वेज फ्रेंच, नॉट सेलेक्टेड। तो मुझे लगा कि गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ इस बार। ये मेरे होपफुल था कि मेरा एग्जामिनेशन अच्छा गया तो मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं वापस मुड़ के जा रहा था, उन्होंने बोला नहीं वेट करो। तो मैं वेट किया और फिर स्क्रॉल करके देखा जर्मन लैंग्वेज सेलेक्टेड। तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आई गॉट समथिंग वेरी वैल्यूबल। JNU जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलना, उसमें एंट्रेंस एग्जाम में निकालना, एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। तब फिर मैं अपनी माँ के साथ ट्रैवल किया, वहाँ पे एडमिशन लिया और फिर 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ पे, BA जर्मन ऑनर्स। मैं ग्रेजुएशन माई सर्टिफिकेट कोर्स है, और मैं सर्टिफिकेट का नाम है BA जर्मन ऑनर्स। उसके बाद मैंने 2008 में मुझे बेंगलोर में जॉब लगा, तब से मैं बेंगलोर में हूँ 2008 टू टिल नाउ। मैंने बीच में 2 कंपनीज चेंज की। पहले मैंने स्टार्ट किया एक्सा बिजनेस सर्विसेज से स्टार्ट किया अपना कैरियर काम करना, 2 साल उस कंपनी में था। फिर मुझे मौका मिला डोवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करने का। मैं 5.5 ईयर्स उस कंपनी में था एज एन सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में। अभी मैं चूँकि मैंने जर्मन स्टडी किया है, तो मैं जर्मन बैंक के साथ काम कर रहा हूँ, डैट इज़ डॉइचे बैंक। ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, और मैं अभी आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ओवर हियर। तो ये रहा मेरा इन शॉर्ट समरी अब तक का जर्नी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता हूँ जी कि बैंक में ये जर्मन लैंग्वेज का क्या रोल होता है, क्या करते हैं आप लोग? जी, बैंक में जैसे कि मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इसमें हर तरह का है। जैसे कि बैंक में एक्चुअली सर, इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है, जो मेनली वो 3 फेज़ में काम करता है, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस जो होता है सर, वो एक्चुअली दे आर द रेवेन्यू जनरेटर। वो सेल्स और मार्केटिंग टीम होती है जो डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करती है और आपसे ट्रेडिंग कराता है, आपसे बिजनेस करता है, आपसे एग्रीमेंट करता है, आपको ये करता है। उन लोग मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है। मिडिल ऑफिस जो होता है वो फ्रंट ऑफिस के बाद आता है। वो मिडिल ऑफिस जो होता है, वो मिडिल ऑफिस होता है कि आपने जो ट्रेड साइन किया, जो ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसको हम लोग वो सिस्टम में डालता है, उसका ट्रेड इकोनॉमिक्स को, उसके जो भी एग्रीमेंट है कि कब आपको प्रीमियम पे करना है, कब मुझे प्रीमियम पे करना है, कब ये मैच्योर होगा, कब फाइनल अमाउंट होगा, वो सिस्टम में मिडिल ऑफिस सारा कैलकुलेशन करके अमाउंट, कैलकुलेशन पार्ट जो होता है मिडिल ऑफिस सब डालता है। जो थर्ड पार्ट आता है सबसे लास्ट में आता है, डैट इज़ बैक ऑफिस। सो आप बैक ऑफिस कह लीजिए या बैक ऑफिस ऑपरेशंस कह लीजिए। सो वी आर पार्ट ऑफ बैक ऑफिस ऑपरेशंस इन बैंक। तो जितना भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका सही से ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही क्लाइंट को सही अमाउंट जाना, और उसका डॉक्यूमेंट को सही से वेरीफाई करना कि यस मैंने आपके साथ ट्रेडिंग किया, तो उसका जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो आपका सिग्नेचर मेरा सिग्नेचर, वो सब टाइमली आ रहा है हमारे पास, रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर किसी ने रिसीव नहीं किया तो उनके साथ फॉलो अप करना। और बैक ऑफिस ऑपरेशंस में यही होता है सर, ट्रेडिंग मतलब जो फाइनल पार्ट होता है उसमें हमें देखना पड़ता है कि जो सेटलमेंट हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, सही से सही क्लाइंट को पैसा जा रहा है। अगर कोई नहीं जा रहा है तो क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्या रीज़न है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, इन्वेस्टिगेट करो, एंड एंड ऑफ द डे द क्लाइंट शुड रिसीव व्हाट दे वांट और दे शुड पे अस व्हाट दे वांट, और बैंक शुड रिसीव व्हाट वी वांट एंड वी शुड पे टू द क्लाइंट ऑन द टाइमली मैनर। यही कंसेप्ट होता है। तो मेरा बैक ऑफिस ऑपरेशंस है। और मैं जो यहाँ लैंग्वेज का जो यहाँ पे स्कोप आया वो आया बिकॉज आई वर्क फॉर फ्रैंकफर्ट टीम। मेरा जो क्लाइंट्स हैं वो फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में बेस्ड आउट होते हैं, तो उनके जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जर्मन लैंग्वेज में होते हैं। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना, उनके हमारी फ्रैंकफर्ट में जो सेल्स टीम है उनके साथ इंटरेक्ट करना, सब जर्मन लैंग्वेज में होता है। और हम लोग जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन होके आता है, सभी जर्मन लैंग्वेज में होता है।
तो यहाँ पे स्कोप हो जाता है. सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज प्लस बैंकिंग, बिकॉज मेरा अभी मैं पिछले 7 years से मैं हूँ बैंकिंग सेक्टर में. तो मेरा डोमेन, चूँकि आप भी बैंक में जुड़े हुए हैं, तो मेरा डोमेन थोड़ा सा अभी चेंज हो गया है. नाउ आई एम नॉट ओनली जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट, आई एम कॉल्ड एज ए जर्मन लैंग्वेज प्लस बैंकिंग डोमेन. तो मतलब जर्मन लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन वगैरह करना होता होगा, इंग्लिश टू जर्मन? नहीं अंकल, ट्रांसलेशन नहीं होता है उसमें. मैंने जैसे कि क्लाइंट के साथ मेरा जो ट्रेडिंग हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो सारा एग्रीमेंट जर्मन लैंग्वेज में होता है. तो उस एग्रीमेंट को वेरीफाई करना कि कहीं कोई क्लॉजेस मिस, क्योंकि सारे लीगल लैंग्वेजेस होते हैं, तो वो सारे सही टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज़ हुआ है नहीं हुआ है. क्लाइंट का क्वेरी है तो उनको एग्रीमेंट में, तो उनके साथ इंटरेक्ट करके उनके क्वेरी को रिजॉल्व करो, ये सब पूरा हमें करना होता है. तो पूरा बैंकिंग का काम है, इट्स नॉट ट्रांसलेशन, पूरा बैंकिंग का ही काम है. जस्ट कि वी आर द जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट, सो हम लोग सब कुछ जर्मन लैंग्वेज में मोस्टली करते हैं क्लाइंट के साथ. अच्छा, ये बताइए कि जानकारी तो आपने दे दी फॉरेन लैंग्वेज जी के बारे में क्या काम है. तो अगर कोई बच्चा खास करके जैसे विलेज एरिया में रहते हैं, उनको ये सारी जी जानकारी नहीं थी. आपने खुद ही बताया कि मुझे जानकारी नहीं थी, जबकि आप शहर में रहते थे मुजफ्फरपुर में. जी तो अगर कोई बच्चा इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहे जेएनयू में, तो उसका जी प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा. जी जेएनयू में, जो जेएनयू है इट्स मोस्टली रिसर्च यूनिवर्सिटी, मोस्टली रिसर्च यूनिवर्सिटी है. इसमें सारे कोर्सेज आपको पीजी कोर्सेज, पीजी एंड एबव कोर्सेज मिलेंगे. सिर्फ लैंग्वेज ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन प्रोवाइड करती है जेएनयू. बाकी सारे कोर्सेज में पीजी कोर्सेज होते हैं. तो जेएनयू में अगर कोई स्कोप चाहता है एज एन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज को ऑप्ट करना इसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो आई विल प्रिफर जेएनयू इज़ द फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फिनेंशियली बहुत आपको सपोर्ट मिल जाएगा, फ़ी बहुत कम है, हॉस्टल मेंटेनेंस ये सब कम है, तो बहुत सपोर्ट मिल जाता है. और हर तरीके से एजुकेशन, नो डाउट सर, इंडिया के बेस्ट प्रोफेसर्स वहाँ पे जेएनयू में आपको मिल जाएंगे. तो एजुकेशन में it's one of the best reputed institute that you can have it for your study. अगर कोई पढ़ना चाहे, कोई भी गांव या कहीं का भी हो, नो मैटर व्हाट, कोई पढ़ना चाहे, इसका जो एग्जामिनेशंस होता है बेस्ड ऑन इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. यू हैव टू क्रैक द इंट्रेंस एग्जामिनेशन. इसका फॉर्म अराउंड फरवरी निकलता है, फरवरी मार्च. और यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग कि कब इसका फॉर्म निकलता है. फरवरी मार्च में या फॉर्म निकलता है, आप फॉर्म भर सकते हैं. इसमें 3 लैंग्वेज के लिए ऑप्शन होता है. और जैसे कि मेरा था फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, इसी तरह से हमारे पास 7-8 लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे जहाँ का स्टडीज़ होता है. उसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप ऑप्ट करना चाहते हैं, जिसका अभी मार्केट में बहुत डिमांड चल रहा है एज एन कैरियर ऑप्ट करना चाहते हो आप, वो लैंग्वेज का प्रेफरेंस भर सकते हैं स्टूडेंट. एंड देन डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ मार्क्स, कि आप कितना स्कोर करते हो, कट ऑफ कितना लाते हो, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होता है. लेकिन यहाँ पे सीट्स थोड़ा सा लिमिटेड होते हैं. पर लैंग्वेज सिर्फ अराउंड 25 to 30 सीट्स ही एलोकेट होते हैं स्टूडेंट्स को. उसमें हमारा ये भी होता है, कैटेगरी भी रहते हैं, मतलब रिजर्वेशन है, तो स्पेशली दे कैन ऑप्ट फॉर इट. और इसमें एक चीज़ ये होता है कि आपको जनरल नॉलेज का अवेयरनेस होना चाहिए डेली. मैं जब फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने से एग्जामिनेशन के डेट तक मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था. अराउंड 1 hour आई यूज़ टू स्पेंड ऑन द न्यूज़पेपर कम्प्लीटली, क्योंकि करंट अफेयर्स इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं. और रिसेंटली 6 months के जो स्पेशली करंट अफेयर्स हुए हैं वो एग्जामिनेशन में आते हैं. आपका जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स में, लाइक 7th 8th में हम लोग जो मैथमेटिक्स करते हैं, जैसे कि फादर का एज क्या होगा, सन का एज क्या होगा, कैलकुलेट करना, उस टाइप के मैथमेटिक्स होते हैं. और आपको ये भी लिखना होगा कि किसी फॉरेन कंट्री के बारे में, चाहे आप कोई लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहे, आप क्यों स्टडी करना चाहते हो, ये वन ऑफ द क्वेश्चन था जो मेरे टाइम पे आया था. तो ये सब क्वेश्चन होता है. बेसिकली करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जीके और बेसिक मैथमेटिक्स, ये सब इंट्रेंस में आते हैं. और जो भी इनका नॉलेज होगा, दे कैन ईजिली, नॉट ईजी मतलब क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन. इट्स नॉट ए, मतलब बहुत ये नहीं है, वास्ट नहीं है, बट हाँ. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि सीट्स थोड़ा से लिमिटेड होते हैं. तो यू हैव टू बी बेस्ट, लाइक यू हैव टू कम्पीट विद ऑल इंडिया, एंड जैसे ओनली 25 to 30 सीट्स पर लैंग्वेज. तो उसमें थोड़ा सा हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है. तो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए
कोई गाइड बुक है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे, जी पर्टिकुलर खास जैसे? वहाँ पे आपको मतलब ऐसा है कि मैंने वही जीके का मैंने ये उपकार वगैरह पढ़ा था और करंट ये सब पढ़ता था, और ऐसे 6 मंथ्स का मेरे टाइम पे था। अ, अभी मुझे चेक करना होगा, लेकिन आप जेएनयू की वेबसाइट पे जाके भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और वहाँ पे मतलब ऐसे थे कि 6 मंथ्स का कोई अगर क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा है, क्या किस टाइप का पैटर्न होता है, वो आपको मिल जाता है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। जेएनयू की साइट पे मिल जाएगा? जी सर। वो सैम्पल क्वेश्चंस मिल जाएगा जी जेएनयू सर, की साइट? और मेरे टाइम पे ये भी था ना कि आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंपस में भी प्रिपरेशन करते थे। वहाँ की जो फैकल्टी थी वो पूरा हमें सपोर्ट करती है, जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ना चाहते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें एजुकेशन देती थी। 1 घंटा या 2 घंटे का सेशन होता था शाम में। जो स्टूडेंट वहाँ मतलब जो ऑब्वियसली दिल्ली में है, जो आके क्लास अटेंड कर सकते हैं, उन लोग प्रिपरेशन भी कराते थे 2 घंटे का। जो वहाँ की मतलब जो स्टूडेंट यूनियन जो पार्टी थे, स्टूडेंट यूनियन पार्टी, उन लोग हेल्प करते थे स्टूडेंट्स को, और स्पेशली जो गरीब फिनेंशियली जो वीक होते थे उनको हेल्प करते थे कि तुम आओ 2 घंटा हम लोग क्लासेस लेंगे। हम लोग जाके क्लासेस लेते थे वहाँ पे, उनको बेसिक तैयारी करवाते थे जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, और हेल्प करते थे इंस्टीट्यूट में पास आउट होने के लिए। तो उसके लिए कोई पीरियड फिक्स होता है कि SC ST बच्चों के लिए जो कोचिंग ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई उसका नोटिफिकेशन होता है कि जैसे मेरा मतलब है कि गांव के बच्चे हैं, बिहार में कहीं दूर के बच्चे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि जेएनयू में ये इस तरह का प्रोग्राम कब हो रहा है? मतलब टीचिंग का प्रेपरेशन के बारे में। जी, तो जी वही बात है कि जैसे कि कोई फरवरी में फॉर्म निकलता है, और उसके बाद अगर कोई लैंग्वेज के प्रति प्रेरित है कि हाँ मुझे एज अ लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज अपने करियर को ऑप्ट करना है, तो प्रिपरेशन आपको मतलब जेएनयू के वेबसाइट्स में अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे, किस टाइप का पैटर्न होता है, किस टाइप का क्वेश्चंस होता है। आप वो ये करके आप ये मतलब तैयारी किया जा सकता है पिछले 6 महीने का ये निकाल के। पिछले टर्म में क्या एग्जाम क्वेश्चंस पूछा था, उसके पिछले टर्म में क्या एग्जामिनेशन पूछा था। अगर जैसे कि मोस्टली जो जेएनयू में है, मैंने जो देखा है कि जो मतलब गरीब तबके के या जो पीछे के लोग हैं, वो लोग ज़्यादा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं कंपेयर टू द जो हमारा रॉयल सोसाइटी या रॉयल लोग हैं, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक होते हैं। अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ या फिर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, तो उनका जिनका ग्रामेटिक नॉलेज ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो मैं वेरी फ्लुएंट हूँ बोलने में इंग्लिश, लेकिन मैं ग्रामेटिकली उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, साउंड नहीं हूँ। लेकिन अगर आप किसी गांव के बच्चे जो इंग्लिश में एज एन कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ग्रामर स्ट्रांग होगा। भले ही वो बोल नहीं पाए ज़्यादा स्ट्रांग, लेकिन उनका ग्रामर स्ट्रांग होता है। उनका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट बिहार बोर्ड, मैंने जो देखा बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर बोर्ड्स। तो इसलिए वन ऑफ द ये भी रीज़न होता है कि अगर आप लैंग्वेज की फील्ड की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बिहार से एग्जामिनेशन क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश होता है बहुत बेसिक होता है। इट्स नॉट दैट यू हैव टू यूज़ वेरी हाई टर्मिनोलॉजी। आप नॉर्मल इंग्लिश, जो जिसका ग्रामर अच्छा हो, वो आराम से ये निकाल सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और जिसका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वो उसको इजीली क्रैक कर सकता है। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, ये सब एक्स्ट्रा आपको थोड़ा लेके चलना होगा। और इसका आपको जहाँ भी आप फॉर्म भरने जाओगे, जहाँ से आप फॉर्म खरीदोगे, जिस उन लोग से भी आप, मैंने उनसे ही किया था। मेरे टाइम पे मैंने जहाँ पे जिस दुकान से मैंने फॉर्म लिया था, उन्हीं से मैंने हेल्प लिया कि इसका मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो ही सजेस्टेड मी 2-3 बुक्स, लाइक कि जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए कौन सा बुक अच्छा होगा। उस समय आती थी उपकार करके बुक, तो मैं उपकार बुक खरीदा और उसको पढ़ा। फिर मैंने क्वेश्चंस का पैटर्न लिया कि क्या किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, उस अनुसार मैंने तैयारी किया। तो वो सारे वेबसाइट्स में आपको मिल जाएंगे कि कैसा है क्या नहीं है। और फरवरी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, फरवरी में फॉर्म निकलता है। फरवरी से आपके पास मई जून में एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो 3 महीना गैप होता है। तो 3 महीना में आप अगर कोई किसी भी कस्बे या कहीं भी किसी भी ज़िले से आ रहे हो और फॉर्म भर दिया, नाउ ही वांटेड टू गो इन दिस लैंग्वेज फील्ड, देन दिस 3 मंथ्स वो रगड़ के मेहनत करें,
एकदम अपने आप को ये कर ले कि हाँ क्वेश्चंस को, पैटर्न को समझे, जो उनके टाइम एलोकेट करके, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टाइम एलोकेट करके जो उनके क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने का कोशिश करें, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर देम ड्यूरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब सेल्फ स्टडीज करके भी तैयारी की जा सकती जी है मैंने इस वही किया था। एग्जामिनेशन? मैं खुद का उदाहरण दूं अंकल, तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था। मैंने, जैसे मैंने बताया, मैं मेडिकल का तैयारी करने गया था, लेकिन जस्ट मैंने फ्रेंड ने, उसने भी फॉर्म भरा मेरे साथ, एंड वी बोथ वेंट टू दिल्ली टुगेदर। तो उसी ने मुझे प्रेरित किया कि इसमें आओ, हम भी भरते हैं, तुम भी भरो, एंड लेट्स गो। तो हम लोगों ने कोई भी ट्यूशन्स वगैरह नहीं किया, वी जस्ट, हम लोग का बेसिक इंग्लिश ठीक था, अच्छा था, और हम लोग थोड़ा सा ग्रामर पे मेहनत किया, जो उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम में जो वो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर से, ये सब मैंने, हम लोगों ने स्टडी किया, देखा, उसको टाइम एलोकेट करके रिजॉल्व करने की कोशिश किया। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स पे। न्यूज़पेपर अपने आप में बहुत बड़ा एक साधन है जिससे आप अपना इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हो, अपना रीडिंग भी स्किल इम्प्रूव कर सकते हो, और ओवरऑल आप दुनिया जानकारी इंडिया के बारे में, ऑल ओवर ग्लोबली वर्ल्ड के बारे में जानकारी ले सकते हो। सो बेस्ट थिंग, मैंने वो जो 3 महीना 4 महीने की ड्यूरेशन था, मैंने न्यूज़पेपर में 1 घंटा मेरा फिक्स था कि स्पेंड करना। न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था और मोर देन 1 आवर अराउंड स्पेंड करता था उस न्यूज़पेपर को। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक मतलब सेल्फ ट्यूटर था एक काइंड ऑफ, क्योंकि उससे करंट अफेयर्स में मेरा स्ट्रांग हो रहा था और मेरा इंग्लिश और ग्रामर भी स्ट्रांग हो रहा था। बहुत अच्छी बात आपने बताई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सुनेंगे तो ज़रूर इससे बेनिफिटेड होंगे। और एक जानकारी और लूँगा कि उसमें आपका जो एज लिमिट कुछ होता है जी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन? इसमें एज लिमिट, ये एक्चुअली बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ये पॉइंट मैंने नहीं बोला। एक्चुअली जो अभी के टाइम में करंट करिकुलम में क्या है, मुझे थोड़ा सा स्टडी चेक करना होगा, थोड़ा सा मैं रिसेंट वाला अपडेट नहीं, लेकिन ये था कि जो 12th पास करता है उन लोग के लिए 80% रिजर्वेशन होता है। जो 12th पास करके नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब जो इस साल 12th पास किया और उसके नेक्स्ट ईयर तक के पास उस 80% रहता है रिजर्वेशन, जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग ऑप्ट कर सकते हैं, जो करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं। मेरा मतलब है कि जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और जिनके पास अभी इस साल ग्रेजुएशन, जिसने 12th इस साल कंप्लीट किया है या जिन्होंने 1 साल पहले 12th कंप्लीट किया है, उनके पास 80% चांसेस होते हैं, 80% के पास सीट्स रिजर्वेशन होता है। 20% होते हैं वो जो ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर चुके हैं, ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका है, नाउ दे आर स्टिल वांटेड टू स्टडी इन JNU एंड ऑप्ट फॉर दिस फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। तो जिनका ग्रेजुएशन करने का प्लान है उनके लिए थोड़ा सा सीट्स कम होते हैं, 20% ही होता है। लेकिन जो करंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो तुरंत इंटरमीडिएट 12th पास किया है और चाहे लास्ट ईयर पास किया है 12th, उनके लिए 80% रिजर्वेशन होता है। गुड, चलिए, फिर एज लिमिट का कोई बार नहीं है उसमें? एज लिमिट का तो अराउंड 35 था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन हाँ, मैंने जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं दे कैन ऑल्सो राइट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बस वही कि वहाँ पे प्रेफरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, सीट लिमिट हो जाता है। एक्सपेंडिचर पार्ट पे अगर मैं जानना चाहूँ कि वहाँ कोई बच्चा एडमिशन लेने जाए, गांव का बच्चा हो जो इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं, तो एक्सपेंडिचर का क्या आपका अनुमान है, कितना खर्च करना एक्सपेंडिचर पड़ेगा? अपने आप में JNU इतना रेपुटेड यूनिवर्सिटी है और एक्सपेंडिचर के मामले में बहुत ही, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी। अगर किसी में टैलेंट है, यूनिवर्सिटी बोलती है कि भाई, और उसके मतलब जो फैसिलिटी है, जो लाइब्रेरी है, हमारे पास 13-14 फ्लोर का लाइब्रेरी है, जो हॉस्टल्स हैं, तो सिंपल से यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट वेरी क्लियर है। जिसमें टैलेंट है, जो इसमें कैलिबर है, इसमें पोटेंशियल है, प्लीज़ अप्लाई, प्लीज़ क्रैक द एग्जामिनेशन, कम टू आवर इंस्टीट्यूट, वी विल मेक यू स्टडी एंड देन यू कैन ऑप्ट योर कैरियर पाथ। इसमें क्या होता है सर कि मैंने जैसे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, मेरा जो पर सेमेस्टर का खर्चा था, पर सेमेस्टर मेरा जो फ़ी था, जो मैं फ़ी भरता था, वो 162 रुपया 50 पैसा था पर सेमेस्टर, जो मैं यूनिवर्सिटी को पे करता था। जब भी हर सेमेस्टर के बिगिनिंग में हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता था, एक प्रोसेस था, उस प्रोसीजर में हमें एक अमाउंट देना पड़ता था, जाके भरना पड़ता था फ़ी, और उसका फ़ी था 162 रुपया 50 पैसा। ये मैं 2004 से 7 की बीच की बात कर रहा हूँ। और जो हॉस्टल था,
जिसमें आपको 3 टाइम्स इन ए फूड 3 टाइम्स मील मिलता था। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का खाना, डिनर, ये 3 टाइम मिलता था विथ मिल्क। अगर कोई मिल्क पीना चाहता है तो मिल्क भी प्रोवाइड होता था, चाय, कॉफ़ी, सब तीनों चीज़ होते थे विथ ऑल डैट फैसिलिटी। दिल्ली जैसे प्राइम लोकेशन में जो हॉस्टल फ़ी मेरा आता था अराउंड 900 to 1000 के बीच में आता था। ठीक तो है। मेरे अभी घर अभी से थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ होगा अभी। हाँ, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो आई डोंट थिंक इतना इंक्रीज़ हुआ होगा। बट हाँ, मतलब मेरे स्टार्टिंग ऑफ द मतलब जब मैंने स्टार्ट किया 2004 में, तो मेरे घर से अराउंड 1200 to 1500 पर मंथ आता था, मेरी माँ भेजती थी। और मैं उसमें मुझे हॉस्टल फ़ी भी पे कर देता था, और मतलब मेस का चार्जेस, हॉस्टल फ़ी कुछ नहीं है, मेस का चार्ज आपको बेसिकली पे करना पड़ता है, हॉस्टल फ़ी इज़ नथिंग। मेस का चार्ज आपको मैं मेस चार्ज अराउंड 900 आता था कुछ, तो वो मैं ये पे कर देता था। और सबसे अच्छी बात थी हमारे सेंटर की, मैं जो जर्मन सेंटर में पढ़ाई किया, सेंटर ऑफ जर्मन स्टडीज़ को बोलते हैं, वहाँ पे हर स्कूल डिवाइड, वहाँ डिपार्टमेंट नहीं है, वहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेज है, वहाँ जैसे कि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक स्कूल करके टैग किया हुआ है। तो मेरा जो आता था जर्मन लैंग्वेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर आता था, उसमें और भी लैंग्वेजेस थे। तो मेरे जो सेंटर था, सेंटर ऑफ जर्मन स्टडीज़, उसमें सबसे अच्छी पॉइंट ये था कि वी डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ द बुक एंड ऑल। फर्स्ट ईयर के बाद हमारे प्रोफेसर्स ने हमें बुक नहीं दिया, हमें उन लोग रिसर्च, उन लोग स्टडी करके आते थे और हमें एक प्रिंट आउट देते थे कि ये रहा तुम्हारा हैंड आउट, ये रहा तुम्हारा प्रिंट आउट, यू स्टडी दिस, यू प्रिपेयर योर ओन टेक्स्ट, यू प्रिपेयर ऑन रिसर्च करो, इस पर इन्वेस्टिगेट करो, रिसर्च करो, देखो क्या है क्या नहीं है, एंड देन यू कम अप विथ योर ओन कंसेप्ट। ये आइडियोलॉजी वाला कंसेप्ट शुरू से JNU में आपको मिलने लगता है, एंड यू फील दैट। और आपको ये इसके वजह से क्या होता है, आपके वोकैब्स, क्योंकि आपको अगर एग्जामिनेशन देना है, अगर आपको पढ़ाई करना है, तो आपको रिसर्च करना होगा, आपको लाइब्रेरी जाके कुछ बुक्स पलटने होंगे, आपको देखना होगा कि हाँ क्या था क्या नहीं, इसका कंसेप्ट क्या है। तो अपने आप आपके वोकैब्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके नॉलेज भी उस अनुसार इन डेप्थ में हो जाते हैं। तो ये अच्छा चीज़ था। तो एक्सपेंसिव के मामले में इतने बड़े रेपुटेड यूनिवर्सिटी पढ़ना, और ये ज़्यादा खर्चा नहीं है। प्लस जिस JNU ये भी बोलता है कि जिसकी साल की आमदनी एक लिमिट अमाउंट से कम है, तो मैं आपको MCM देता हूँ। MCM इज़ कॉल्ड मेरिट कम स्कॉलरशिप। तो उसमें MCM का कंसेप्ट था। तो जो स्टूडेंट गरीब, जो किसान हैं, जिनके फादर जो ये नहीं कर पाते हैं, जो वो भी पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो JNU बोलता है कि तुम इतना मार्क्स, तुम ग्रेड में रहो, इतना ग्रेड में रहो, इतना स्कोर करो, ताकि हमें लगे कि तुम स्टडी कर रहे हो, यू आर डूइंग योर ऑल स्ट्रगल, योर ऑल हार्ड वर्क टू स्टडी एंड स्टडी वेरी हार्ड। तो मैं अगर इतना ग्रेड, तुमको इतना लिमिटेशन है ग्रेड का, उतना ग्रेड में रहोगे और तुम्हारा फादर का इनकम इतने अमाउंट से कम होगा, देन मैं हर मंथ सेमेस्टर वाइज मैं तुमको MCM प्रोवाइड करूँगा। JNU ये भी कहता है। तो वहाँ पे MCM स्कॉलरशिप का भी कंसेप्ट था। हमारे बहुत सारे मेरे मित्र थे जिनके फादर लोग मतलब गांव के थे या किसान थे, तो उन लोग ने अपना आय प्रमाण पत्र जमा करने पे इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जमा करना होता है, और आपको एक ग्रेड मेंटेन करके चलना पड़ता है कि आपको इतना, अगर आप इतने से कम ग्रेड में आएंगे देन यू नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप। और सही भी है, यूनिवर्सिटी आप पे इतना पैसा खर्च कर रहा है, एंड यू शुड बी इन सम ग्रेड टू जस्टिफाई इट। तो वहाँ पे ये भी फैसिलिटी है।